वो विषय था योगा इन तंत्र, तंत्र में योग का स्वरूप। एंड मुझे लगता है कि ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो इफ वी रियली वांट टू नो द एसेंस ऑफ और द कंटेम्पररी फॉर्म ऑफ योगा। तो सबसे पहले इस पूरी परंपरा को आरंभ करने से पहले दो शब्दों से मैं आज की बात आरंभ करूंगा अपनी। द फर्स्ट वर्ड इज अ निगम, सेकंड वर्ड इज अ आगम। निगम एंड आगम, या इसको हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं वेद, वेद एंड वेदेतर साहित्य। इट इज बिलीव दैट द नॉलेज or the essence of knowledge is encoded in a book which called the Veda. वेद से तात्पर्य ज्ञान, वेद मीन्स ज्ञान। एंड ज्ञान ऑफ व्हाट, किस चीज का ज्ञान? तो उसमें कहते हैं कि ज्ञान तीन ही तरह का हो सकता है। व्यक्ति का सेल्फ नॉलेज, नॉलेज ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड नॉलेज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड। अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, हु एम आई, इस बाह्य जगत का जिसको हम अपने पंच ज्ञान इंद्रियों से जिसका ज्ञान करते हैं, द आउटर फिजिकल वर्ल्ड। एंड द थर्ड कैटेगरी इज व्हिच इज नोन एज द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड, मीन समथिंग एग्जिस्ट बट इट इज ऑर्डिनरी नॉट परसीवेबल, कि कुछ ऐसा तो है लेकिन उसको हम सामान्य तौर से देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। जैसे हम सामान्य चीजों के साथ कर पाते हैं वैसा उसके साथ संभव नहीं। तो इस तरह से ज्ञान के हम ये तीन भाग कर सकते हैं। स्वयं का ज्ञान, नॉलेज ऑफ सेल्फ, इस भौतिक संसार का ज्ञान, नॉलेज ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड, और ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड का नॉलेज जो योग से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, योग से बहुत ज्यादा कह सकते हैं इसका संबंध। अब इन तीन तरह के जो ज्ञान है, तो इनका जो सैद्धांतिक पार्ट है, द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल दीज थ्री, इन तीनों का है ना, जिसको हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, फिलॉसफी की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हम जीव, जगत एंड ब्रह्म। जीव, जगत या ईश्वर। जीव मतलब इंडिविजुअल सोल है ना, जगत फिजिकल वर्ल्ड, और सोल या चेतन, सुप्रीम रियलिटी कॉन्शियसनेस। इन तीन तत्वों पे ही पूरा दर्शन का चिंतन चलता है। और जो दर्शन का चिंतन इन तीन तत्वों पर चलता है, तो उसमें जो विशेष बात यह है कि सबसे पहले कि मैं कौन हूं इसको जाने, फिर ये संसार क्या है इसको जाने, और जो तीसरी चीज है जिसके मेरा इस संसार के साथ बिहेवियर कैसे हो, हु एम आई, व्हाट इज दिस फिजिकल वर्ल्ड एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस आउटर वर्ल्ड, दिस फिजिकल वर्ल्ड, एंड हाउ आई हैव टू एक्ट एंड रिएक्ट विद दिस आउटर वर्ल्ड। बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज व्हिच कॉल्ड द इनर वर्ल्ड, जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है जो आउटर वर्ल्ड में नहीं है। सो योगा इज ऑल अबाउट टू लर्न द आर्ट टू एक्ट एंड रिएक्ट विथ योर इनर वर्ल्ड, विथ योर सेल्फ। अपने स्वयं के साथ ही क्रिया प्रतिक्रिया सीखने की जो क्रिया है, जो प्रक्रिया है, दैट कॉल्ड द योग। और जो आज मैं बात करूंगा तंत्र में योग, ये भूमिका इसलिए दे रहा हूं कि आप योग को उस अर्थ में समझे, तंत्र के अर्थ में, तभी आप समझ पाएंगे। तो जब हम बात करते हैं विज्ञान की या बात करते हैं फिलॉसफी की, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। मैंने कहा कि जितना भी ज्ञान है वो सब वेदों में है, उसका एसेंस है, वो कोडेड फॉर्म में। वेद से फिर ज्ञान की दो धाराएं चली। एक धारा चली विज्ञान की और दूसरी धारा चली जिसको हम कहते हैं अध्यात्म की। द वेदास फर्दर डिवाइडेड, और द फ्लो ऑफ नॉलेज इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, साइंस स्ट्रीम एंड द सेकेंड वन इज द स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म। अब जो इसमें वेद में जो दो तरह के ज्ञान है, उन्हीं के अकॉर्डिंग इसका हम एक तरह से डिवीजन कर सकते हैं। कौन से दो प्रकार ज्ञान है? वन काइंड ऑफ नॉलेज इज द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, सेकेंड काइंड ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंशियल नॉलेज। सैद्धांतिक ज्ञान को हम दो रूप से उसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो प्रायोगिक ज्ञान, हम लैब में जाकर के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, H2O देखिए वाटर बन गया, है ना, ओजोन, जो भी है। एक होता है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, नॉलेज रिलेटेड टू दिस आउटर वर्ल्ड कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। वी कैन एक्सपेरिमेंट, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वी कैन शो कि वॉट एवर वी आर सेइंग दैट इज ऑल्सो प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जो थ्योरी है, द थ्योरी कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, थ्योरी ऑफ वेद और द नॉलेज ऑफ वेद
और नॉलेज इक्वल वेद, कुछ भी कहें, ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक तो हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, नॉलेज ऑफ दिस विजिबल वर्ल्ड, this we can say this physical world. Second type of knowledge is the experiential knowledge. There are certain things are discussed, certain things are described in the Vedas which are not the matter of the experiment, which are the matter of the experience. So इसी का जो बाद में एक डिवीजन हुआ कि एक दर्शन बना और एक विज्ञान बना. One branch called of knowledge called the philosophy, second called the science. Philosophy always talk the experiential knowledge, जिसको मैंने शुरू में कहा था ट्रांसेंडेंटल रियलिटी. और अगर इसको सरल शब्दों में कहूं तो इस पूरे के पूरे ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को हम तीन कैटेगरी में, वी कैन डिवाइड इन तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं. फर्स्ट इज अ विजिबल वर्ल्ड, सेकंड इज अ सेमी विजिबल वर्ल्ड, एंड थर्ड इज अ इनविजिबल वर्ल्ड, दैट इज द एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड. एक तो है दृश्य जगत, एक है मध्यम रूप से दृश्य जगत, और एक है अदृश्य जगत. विजिबल वर्ल्ड मतलब जो कुछ भी पेड़ पौधे जीव जंतु व्हाटसोएवर ऑर्डिनरी जनरली वी कैन परसीव. सेमी विजिबल क्या है कि जो हैं लेकिन नॉर्मली हमें नहीं दिखाई देते, छोटे छोटे वायरस, कीट, पतंग, बहुत जो जिनके लिए हमें कोई इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, दैट कॉल्ड द सेमी विजिबल. एंड थर्ड इज द इनविजिबल, जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ये कॉन्शसनेस, कि उसको आप कोई इंस्ट्रूमेंट से भी नहीं देख सकते. तो इस तरह से हम दो तरह से हमने डिवाइड कर सकते हैं ज्ञान को. एक ज्ञान की श्रेणी में हम दृश्य और मध्यम वर्तीय दृश्य को रख सकते हैं, विजिबल और सेमी विजिबल, जिसकी कैटेगरी को हमने बाद में जाकर के कह दिया कि दैट काइंड ऑफ नॉलेज इज रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड. एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हम उसके. एक्सपेरिमेंट में कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, इट मीन इट इज मोर ऑब्जेक्टिव नॉलेज, कि जो कुछ भी कर रहे हैं जैसा मैं देख रहा हूं वैसा ही दूसरा देखेगा, वैसा ही तीसरा देखेगा. सेकेंड कैटेगरी ऑफ नॉलेज or second reality of this universal layer is it's called the experiential knowledge, subjective knowledge, and yoga is a more subjective than the objective. अभी योग की तीन ब्रांचेस हैं, फिलॉसफी, उसके बाद एजुकेशन, थेरेपी. एट प्रेजेंट थेरेपी में तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एजुकेशन में, बट द ओरिजिन ऑफ योगा और योगा इन इट्स नेचर इज अ फिलॉसफी. इट मीन योगा इज अ एक्सपीरियंशियल नॉलेज. वी कैन एक्सपीरियंस मोर एंड मोर डीपर. योग को अगर हम एक पर्यायवाची करें, एक उसका सिनोनिम बनाए या व्यास के शब्दों में कहें तो योग समाधि. अभी समाधि क्या है, तो हम क्या उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? नहीं. अभी के लोगों को समाधि, हम आउटर वर्ल्ड से सिर्फ एक तरह से गेस करते कि अच्छा कोई आंख मूंद के घंटों बैठा है वो समाधि में, हार्डली मैटर. कोई एक नॉर्मल व्यक्ति भी जो वैसे भी बैठा है वो भी अपने को समाधि क्लेम कर सकता है. Samadhi is a totally 100% is not a matter of the experiment, it's a matter of experience. अभी एक शब्द बहुत फेमस है सुख, एंड दूसरा उसी से रिलेटेड वर्ड है दुख, एंड थर्ड कैटेगरी इज आनंद. सो द फिजिकल वर्ल्ड का जितना भी हमारा एक्सपीरियंस है दैट कैन बी कैटेगराइज इन थ्री कैटेगरी, आइदर सुख, दुख और न्यूट्रल. कि अभी हमें किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से हमारा इंटरेक्शन हुआ, तो आइदर वी फील पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल. लेकिन इससे बियॉन्ड एक और कैटेगरी है विच कॉल द आनंद. आनंद मीन्स कि जब आप एक्सपीरियंशियल नॉलेज में जाते हैं, जब आप एक्सपीरियंस मीन्स समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव. सो इन अ वेरी बिगिनिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द वेदा, कि वेद क्या है, तो वेद ज्ञान है. ज्ञान किसके बारे में है, तो जीव जगत ईश्वर के बारे में. उस ज्ञान की कितनी श्रेणियां हो सकती हैं, तो दो श्रेणी हो सकती है. एक प्रायोगिक श्रेणी, दूसरी हो सकती है आनुभविक श्रेणी. प्रायोगिक श्रेणी मतलब जो कुछ भी बताया गया है हम उसको कर सकते हैं, दूसरा भी उसको देख सकता है, जिसको हम कहते हैं वस्तुनिष्ठ ज्ञान. दूसरा उसका जो श्रेणी है, उस श्रेणी को हम रखते हैं आनुभविक ज्ञान, कि जो अनुभव का विषय, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिनिष्ठ ज्ञान, कि जो व्यक्ति अभ्यास करेगा सिर्फ वही उसका अनुभव कर सकता है, उसके पास कुछ ऐसा नहीं जो उसको दिखा सके. तो इस तरह से वेद का पूरा स्ट्रक्चर है, ज्ञान का ऐसा स्ट्रक्चर है. तो जो मैंने पहला लाइन कहा और जो उसी को मैं अभी कंक्लूड करूंगा जब आगे बढ़ने से पहले, कि योग स्वयं से संवाद करने की प्रक्रिया है. योगा इज अ वे टू एक्सपीरियंस समथिंग विच इज नॉट अ मैटर ऑफ साइंस. योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम
पारलौकिक ज्ञान, पारलौकिक का मतलब ये नहीं कि भ्रांति है, पारलौकिक का मतलब मैंने जो कहा कि जो इनविजिबल है, जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट्स में नहीं आ सकता, बट दैट एग्जिस्ट, एवरीबडी हैज इट्स ओन पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस अबाउट दैट, तो उसको एक्सपीरियंस करने का। और बहुत कॉमन वर्ड में मैं कहूँ, सो योगा इज अ मैथड, योगा इज अ टेक्निक टू नो योर सेल्फ, टू एक्सप्लोर योर सेल्फ and to expand your possibility to fulfill the ultimate goal of human life. योग मानव जीवन को स्वयं की समझने का एक मार्ग है, और जब हम स्वयं को समझते हैं तभी हम स्वयं से संवाद स्थापित करते हैं। बिकॉज जितनी भी तरह की समस्याएं इस फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई दे रही हैं, उसका एक ही कारण मैं मानता हूं, दैट इज द, एक तो कह सकते हैं अभी बाढ़ आ गई, कहीं पे फ्लड हो रहा है, कहीं पे भूकंप आ रहा है, इनकी बात नहीं कर रहा, ह्यूमन रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम है उन सबका प्रॉब्लम का जो बेस है, द रूट ऑफ प्रॉब्लम इज द लेक ऑफ सेल्फ कन्वर्सेशन, लेक ऑफ सेल्फ डायलॉग। हम स्वयं से बातचीत नहीं करते, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अस, हमारे अंदर, हमारे मन में, बुद्धि में, शरीर के बीच में संवाद नहीं, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं। And if there is no coordination, that's why we are it called the divided personality. We are not united personality. And the ultimate goal of yoga is a union. Union not with others, union with yourself, with oneself. तो अपने शरीर के साथ, अपने इंद्रिय के साथ, अपने मन के साथ, अपने बुद्धि के साथ, और इन सबका यूनियन किसके साथ करना? अपनी कॉन्शियसनेस के साथ, जिसको हम कहते हैं जो हमारी इनर वॉइस है, उसी के अकॉर्डिंग हमारे एक्शन एंड रिएक्शन होना चाहिए। उसी के लिए फिर एक वर्ड है हार्मनी। तो हार्मनी विद इन सेल्फ, स्वयं के अंदर जब तक हम हार्मनी नहीं लेके आएंगे, तरह से सामंजस्य नहीं लेके आएंगे, तब तक हम पूरी योग को समझ नहीं सकते। अब ये बातें मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि मैंने शुरू में दो शब्द कहे, आगम और निगम, और फिर मैंने उनको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। आगम एंड निगम को हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं, ज्ञान एंड क्रिया, नॉलेज एंड प्रैक्टिस। तो वेदा is a knowledge, and other than Vedas, the explanation of Vedas and the literature related to Vedas discuss the practical aspects of that knowledge. So Gyan and Kriya, knowledge and practice. We know something, then we do something. Only these two are the primary center of this universe, जानना और करना। निगम से तात्पर्य है कि वो टेक्स्ट जिसपे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा बात की हो, थ्योरीज पे जिसने ज्यादा बात की हो, विच कॉल्ड द वेदा। वेद में भी संहिता ग्रंथ, वेद को दूसरा शब्द है निगम। आगम का तात्पर्य कि उस थ्योरी के जहां पे प्रैक्टिकल बताया गया, जहां पे उस प्रोसेस की बात की हो, जहां पे एक्शन रिएक्शन की बात की गई। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, दैट स्टार्ट फ्रॉम निगम and further it is developed in the form of agam. Nigam means theoretical knowledge, gyan. Agam means kriya, practical practices. Why I am going to discuss the agama? Because the tantra are not individual system. Tantra are directly or indirectly related to the agama. If we are able to understand the agama, then it is very easy to understand the tantra also. सो आगमा, आप इसको कुछ ऐसे कहे वेद, और वेद की फिर जो व्याख्यान क्योंकि वेद का जो ज्ञान है वो गूढ़ ज्ञान है, वो सांकेतिक ज्ञान है, वो कह सकते कोडेड फॉर्म का नॉलेज है। उसको डिकोड करने के लिए हमारे यहाँ एक वाक्य है, इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपभिन्न, के इतिहास और पुराण के द्वारा हम वेद को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिकोड कर सकते हैं। व्हाट इज द इतिहास? Itihas not just a ordinary history. Itihas is a technical term and it is used only for two great epics. First is the Ramayana, second is the Mahabharata. If you want to understand the philosophy, the practice, the theory of Veda, then you have to, in the very general language, in a very simple language, you have to read the Mahabharata or Ramayana. Then you can easily understand what is discussed in the Veda. Second is the Itihas Puran. Puran means explanation of Veda through the metaphor, through the stories. So there are 18 पुराण हैं, उनकी व्याख्या चलती है 18 पुराणों की। तो वेद को हम साक्षात नहीं समझ सकते, डायरेक्टली वी कैन नॉट डिकोड द वेदा। द हेल्पिंग टूल टू अंडरस्टैंड द वेद, वेद मीन्स ज्ञान,
These are the stories, these are the kind of different kind of dialogues, conversation. तो वो सब कहाँ मिलते हैं? तो इतिहास ग्रंथों में, रामायण में एंड महाभारत और पुराणों में। अब इतिहास और पुराण से ही एक कैटेगरी निकल के आती है, लाइक सिमिलर टू पुराणास, आगम ग्रंथा। आगम ग्रंथास मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन, कि दो व्यक्ति आपस में कुछ बातचीत करते हैं। अभी दो व्यक्ति बात करते हैं, कन्वर्सेशन होता है, तो एक तरह से हमें पता चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछा गया और उसका क्या आंसर गया। वेदास में कोई कन्वर्सेशन नहीं, उसमें सूक्त है, संवाद सूक्त है, लेकिन इस तरह का कन्वर्सेशन नहीं जैसा हमें पुराणों में मिलता है और जैसा आगम में मिलता है। तो आगम का अगर हम एक बहुत जनरल सी मीनिंग करें तो आगम का मतलब होता है द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदास, वेदों की व्याख्या। आगम की कह सकते एक तरह की परिभाषा वाचस्पति मिश्र ने दी है, आगच्छन्ति बुद्धिम आरोहन्ति अभ्युदय निश्रेयस उपाय यस्मासा आगम। आगम मीन्स a book which discuss the techniques of physical prosperity and spiritual prosperity. आगम से तात्पर्य क्या है? वो ग्रंथ जो भौतिक समृद्धि, अभ्युदय की बात करें और जो पारलौकिक या आध्यात्मिक समृद्धि, निश्रेयस की बात करें। तो इस तरह से अगर हम और सरल शब्दों में समझें तो जो निगम है वो निश्रेयस के बारे में बताते हैं और जो आगम है वो अभ्युदय के बारे में बताते हैं, मतलब भौतिक समृद्धि के बारे में। और फिर आगमों की एक लंबी परंपरा चलती है और आगमों को हम अगर बहुत सरल शब्दों में कहें तो शिव पार्वती संवाद, कन्वर्सेशन बिटवीन शिव एंड शक्ति, शिव पार्वती का जो संवाद है उसी को हम एक जनरलाइज फॉर्म में, एक सामान्य अर्थों में हम उसको आगम कहते हैं। और फिर आगमों की भी 3 श्रेणियां बनाई गई, शैव आगम, वैष्णव आगम और शाक्त आगम। शैव आगम मीन्स समथिंग रिलेटेड टू शिव, दैट कॉल्स शैव। शिव से जो संबंधित होता है उसे हम शैव कहते हैं। दूसरा है वैष्णव आगम, समथिंग रिलेटेड टू विष्णु, दैट कॉल्ड द वैष्णव आगम। And third is the Shakta Agam, something related to Shakti, that called the Shakta Agam. अब इन 3 जो आगम हैं, इन 3 आगम ग्रंथों में मतलब इनके अपने टेक्स्ट हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, और उन ग्रंथों में 3 तरह के हमें चर्चाएं मिलती हैं। 3 different types of discussion are there. First one is that the Tantra, second is the Mantra, and third is the yantra. And this is the core part of this lecture. First, Veda or Nigam. Second, the explanation of Veda is the Agam. Agam further divided in 3 categories. First is the Shaiva Agam, second is the Vaishnava Agam, third is the Shakta Agam. And these 3 categories of Agama majorly discuss 3 different types of techniques. And 3 different types of techniques are known as the तंत्र, मंत्र, यंत्र। ये पूरी की पूरी एक हायरार्की है। अगर हम इसका पूरा चार्ट बनाए तो कुछ ऐसा है। उसके बाद जब ये तंत्र, मंत्र, यंत्र की बात करते हो तो इसी में एक तंत्र आता है। अब जब हम तंत्र को लेके आते हैं तो अब इन तीनों शब्दों को हम पहले बहुत सरल अर्थ में समझते हैं, बहुत इसकी ऑर्डिनरी मीनिंग करते हैं। फर्स्ट इज तंत्र इज समथिंग रिलेटेड टू बॉडी। अगर मेरे से आप बहुत सिंप्लीफाइड वर्ड्स में तंत्र की मीनिंग करें तो प्लीज नोट डाउन। तंत्र मीन्स टेक्निक, तंत्र मीन्स मेथोडोलॉजी, तंत्र मीन्स मैकेनिज्म, है ना। तंत्र क्या है? विधि है, प्रविधि है, एक प्रक्रिया है। अभी हम कहते हैं ना राजतंत्र, लोकतंत्र, सर्वतंत्र, स्वतंत्र। तंत्र शब्द बहुत मेजरली, और एक दूसरा तंत्र जिसको हम कहते हैं तांत्रिक। अभी जिस सेंस में आज हम तांत्रिक वर्ड को यूज करते हैं दैट इज नॉट एक्यूरेटली वी आर यूजिंग, क्योंकि हर परंपरा में हर सिस्टम में कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। वर्ड अपने मीनिंग को या तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर देते हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा कन्फाइन कर लेते हैं। आज अभी हम कोई कहे कि तंत्र, या मैं कई बार जब अपने एकेडमिक कोर्सेज के स्टूडेंट से बातचीत करता हूं तो मैं कहता हूं कल की क्लास में मैं तंत्र डिस्कस करूंगा। मैं कहता हूं कल मैं लाल कपड़े पहन के आऊंगा और ऐसे कुछ डरावना सा वेशभूषा बना के आऊंगा, बट इट इज नॉट, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब।
तो तंत्र, मंत्र, यंत्र। तो तंत्र, तन की शुद्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता दैट तंत्र, मन की शुद्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता है दैट इज द मंत्र, और स्थान की शुद्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता है दैट इज कॉल्ड द यंत्र। अगेन, तंत्र, a set of practices which perform to purify the body। शरीर की शुद्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको हम तंत्र कहते हैं। आगे मैं तंत्र का अर्थ व्याख्या और करूंगा, अभी एक सामान्य समझ आपके पास, जो एसेंस आपके माइंड में लंबे समय तक रहेगा। सेकेंड इज अ मंत्र, a set of practice which are used to purify the mind। मेंटल मॉडिफिकेशन को प्यूरिफाई करने के लिए जो कुछ भी हम प्रयोग करते हैं, जो कुछ भी नियम प्रनियम, दैट कॉल्ड द मंत्र। एंड थर्ड वन इज द यंत्र, a set of rules, a set of practices which are follow to purify the place। अब यहां से थोड़ा सा योग को जोड़ना चालू करेंगे। योग भी इन तीनों चीज की बात करता है, तन की बात करता है, मन की बात करता है और स्थान की बात करता है। तो इसको कुछ हम ऐसे कह सकते हैं, आसन। आसन is a very technical term. It can be used in different जो बॉडी का पोस्चर है that called the asana, the place or the base where we sit that also called the asana। तो सबसे पहले for the yoga practice what we need very primarily that is a good place, neat and clean place, that is related to yantra। यंत्र का जो ट्रेडिशन है, उस ट्रेडिशन में बेसिकली यंत्र इज रिलेटेड मोर टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के निर्माण से। अब मंदिर क्या, व्हाट इज टेम्पल? टेम्पल इज अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर वेयर द एनर्जी सेंटर कैन बी स्टैब्लिश। अभी क्या होता है कि इस यूनिवर्स में एनर्जी हर जगह पे फ्लो कर रही। अगर मेरे पास ये मोबाइल है, इसमें सब जगह ऑलरेडी नेटवर्क, लेकिन जब इसमें यहाँ पे सिम डली है और सिम में भी एक पार्टिकुलर कोडिंग है, तभी वो इसमें अट्रैक्ट हो रहा है और इसमें मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह से यंत्र क्या है कि यंत्र एक ऐसी संरचना होती है स्थान की, एक ऐसी कह सकते स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने देखा होगा द्राविड़, नागर, तीन प्रकार की शैलियों में मंदिर भारत में बने हैं। तो उसमें क्या स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसमें एक गुम्बद होता है कि जहां से कहते हैं कि एनर्जी का पर्टिकुलर पॉइंट से फ्लो होता है, एक उसका भी एक डायरेक्शन, एक एंगल बनाए गए हैं। उन सबसे एनर्जी को एक जगह पे एकत्रित किया जाए, पॉजिटिव एनर्जी को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट किया जाए। हम ऑर्डिनरी टर्म में वांट टू अंडरस्टैंड दैट द प्लेस फॉर योगा प्रैक्टिस। सो प्लेस की सबसे पहले बात होती है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। द प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉट एवर वी डू टू क्लीन द प्लेस दैट कॉल द यंत्र। यंत्र में हम क्या करते हैं, उस प्लेस को प्यूरिफाई करने के लिए। फिर यंत्र के बाद हम आते हैं तंत्र, एंड देन वी मूव टू मंत्र। अब यंत्र तो हमने समझ लिया, व्हाट आर द प्रैक्टिसेस टू क्लीन और प्यूरिफाई एनी प्लेस फॉर द हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। उच्च आध्यात्मिक साधना के लिए स्थान को तैयार करना, स्थान को स्वच्छ करना, स्थान को साफ करना, और मैं बहुत टेक्निकल टर्म कहूँ तो स्थान को सिद्ध करना। अब इसको आप अपने डे बाय डे के प्रैक्टिस में भी कर सकते हैं। आपके घर में अगर 3 रूम है, 4 रूम है, जितने भी रूम्स हैं, यू कैन प्रैक्टिस द मेडिटेशन इन डिफरेंट रूम। इन अ पर्टिकुलर रूम यू फील मोर कंफर्टेबल, मोर पॉजिटिव, एंड द सेम बिल्डिंग के दूसरे रूम में यू विल नॉट फील सच टाइप्स ऑफ कंफर्ट, सच टाइप्स ऑफ पॉजिटिविटी। सो एनर्जी का फ्लो, आई डोंट नो मोर अबाउट द एनर्जी, फिजिक्स के सेंस में नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने कहा ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड की जब हम एनर्जी की बात, तो उस एनर्जी का फ्लो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कह सकते हैं, अलग अलग है। तो एक ही रूम, मतलब एक ही घर के अंदर आप 3-4 रूम में आप अलग अलग, एक ही रूम में आप अलग अलग जगह पे मेडिटेशन के प्रैक्टिस करके देखिए, आपके थॉट्स की फ्रीक्वेंसी, आपके मेंटल स्टेट की फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगी। आई डिड ऑल दीज प्रैक्टिसेस और मैंने देखा। तो सबसे द फर्स्ट इज द यंत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें एक स्थान को शुद्ध करना होगा, पवित्र करना होगा, जिसको हम कहते हैं नीट एंड क्लीन, है ना। क्लीन भी हो और नीट भी हो। नीट एंड क्लीन को बहुत समझे तो उसमें कोई गंदगी ना हो, लेकिन उसमें लाइट सही आ रही हो, उसमें एयर सही हो, मतलब ऑक्सीजन और जो फ्रेश एयर वो सही हो, और उसमें पॉजिटिविटी हो। तो सबसे पहले यंत्र। इसलिए एक पार्टिकुलर जो प्लेसेस फॉर द हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्रिएटेड दैट कॉल फॉर द टेम्पल। मंदिर, मंदिर मीन्स जहां पे मन एकाग्र हो सके। इन द योगा द माइंड इज द एवरीथिंग।
तो मन को एकाग्र करने के लिए हमने जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनाया, जो कुछ भी प्लेसेस हमने डिसाइड करे, उनको मंदिर कहा गया, जहाँ पे मन एकाग्र होता। और ये सही भी, बाद में अब पता नहीं कितना ज्यादा इस पूरी की पूरी जो हमारी यंत्र की परंपरा है, पूरा एक ट्रेडिशन है, उसकी पूरी एक प्रविधि है, कितना ज्यादा आज के मंदिरों में फॉलो होता है, लेकिन एंशिएंट टाइम के जितने भी मंदिर हैं आप इसको फॉलो करके वही बनाए गए, हम जाके कहीं भी देख सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ के टेम्पल्स हो चाहे साउथ के टेम्पल्स हो। और जो गुम्बद बनता है वो एनर्जी के पिरामिडिक फ्लो, एक एनर्जी का जो फ्लो है एक कॉन्सेंट्रेटेड पॉइंट पे पड़ना चाहिए, जहां पर बैठ के पर्सन बिल्ड प्रैक्टिस मेडिटेशन और प्राणायाम एनीथिंग। तो फर्स्ट इज अ यंत्र। So why yantra is essential for yoga? Because without yantra, without a good, neat, clean place, we cannot start the practice of yoga. तो आज हम लोग कहते हैं पार्क में चले जाए, यहाँ चले जाए। It for the physical health you can go and practice anywhere yoga. But if you really want to spiritual growth, for that a place should be very confident. It should be very secret. Secret means not कि अभी कोई वहाँ नहीं, हाँ, it should be fixed, and that should not be used by the other. अगर मैं बहुत इसको सीक्रेट वे में तंत्र की भाषा में कहूँ तो वो जो साधना का स्थान है, वो साधना का स्थान निश्चित होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी वहां पर रोज जा करके आपकी एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही, आपका जो पूरा ऑरा है आपकी एनर्जी के साथ वहाँ फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन। हमारे यहाँ तो कई बार ये भी कहा जाता है कि चाहे स्थान कैसा भी, अगर आप लगातार साधना करते जाते हैं तो स्थान की शुद्धि हो जाती है। इसीलिए हमारे यहाँ सिद्धों की परंपरा है, तो समाधियों की परंपरा, समाधि का मतलब वो सिद्ध व्यक्तित्व, वहां की जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी दैट इज वेरी हाई, दैट इज वेरी पॉजिटिव। सो यंत्र के बारे में सेकंड बात जो है वो है तंत्र के बारे में। अब तंत्र को पहले थोड़ा सा उसकी मीनिंग समझे, क्योंकि पूरा लेक्चर आज तंत्र पे है तो उस पर ज्यादा मैं फोकस करूंगा। लेकिन जब तक मैं आपको निगम आगम नहीं समझाता, जब तक मैं आगम के 3 फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं समझाऊंगा, शैव वैष्णव और शाक्त, और फिर इनके फर्दर 3 डिवीजन नहीं समझाऊंगा, तंत्र मंत्र यंत्र, तब तक आप सच में तंत्र को नहीं समझेंगे। और तंत्र इंडिविजुअल कैन नॉट वर्क, तंत्र इज ऑलवेज रिक्वायर्ड द यंत्र एंड ऑल्सो द मंत्र। तंत्र के लिए मंत्र भी चाहिए एंड यंत्र भी चाहिए। अलोन तंत्र कैन नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड रिजल्ट। सो फर्स्ट, सबसे पहले हमने यंत्र को समझा, होपफुली आपको अंडरस्टैंड है, कुछ समझ में आया होगा, बहुत सरल है ना, एक जनरल लैंग्वेज, फिर और उसको ज्यादा टेक्निकल करने की कोशिश मैं करूंगा। अब तंत्र के बारे में बात करते हैं तो तंत्र शब्द कहते हैं कि इन द ट्रेडिशन द वर्ड इज अक्वाइंड तंत्र बाय 2 वर्ब रूट, वन इज अ तनु विस्तार, सेकेंड इज अ त्रयी रक्षण। तनु धातु से और त्रयी धातु से तंत्र शब्द बना है। तो तनु विस्तारे का मतलब होता है विस्तार, एक्सपेंशन, और त्रयी रक्षणे का मतलब होता है प्रोटेक्शन। तो तंत्र का मतलब होता है एक्सपेंडेशन, एक्सपेंड करना और प्रोटेक्ट करना। तो इसी को संस्कृत में कहते हैं तन्यते, विस्तार्यते, त्रायते, रक्षते, ज्ञानम अनेन इति तंत्रम। ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में ये टेक्निकल टर्म्स में सेंड कर दूंगा, आप तक आ जाएगा। So it is much better that now you can write. If you are not able to write, so I will share this PDF also with all of you. So definitely will get as a study material. But personally I feel जो हमारे जो ज्ञान की या जो अध्ययन अध्यापन की जो ट्रेडिशनल परंपरा है, वो परंपरा है कि आप सद्यः लिखते जाएं, एवरी मोमेंट। अभी आपने कुछ भी सुना फटाफट लिखते जाए। हमारे लाइफ में लेजीनेस कब आता है, जब हाँ पीपीटी है तो हम लिखना ही नहीं चाहते। जब तक आप लिखते नहीं तब तक उसकी आप डीपर आपके मेमोरी में चीजें नहीं आती। सो आई ऑलवेज प्रेफर द व्हाइट बोर्ड टीचिंग, मोस्टली इन अ वेरी 1% और वेरी रेयरली आई यूज पीपीटी एक्सेट्रा। नॉट आई एम नॉट एबल टू मेक द पीपीटी बिकॉज इफ यू रियली बी अ गुड लर्नर, वेरी अटेंटिव लर्नर, देन यू हैव टू ऑलवेज राइट। आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ नोट्स। सो तंत्र में तन्यते, विस्तार्यते, त्रायते, रक्षते, ज्ञानम शरीरम अनेन इति तंत्र। अर्थात जिससे तन यानी शरीर की शक्तियों का विकास हो और शरीर की रक्षा हो, कि जो हमारे बॉडी के अंदर पावर है उस पावर को सबसे पहले हमें एक्सपेंड करना। क्योंकि जिस तरह का योगिक ट्रेडिशनल टेक्स्ट में हमें मिलता है कि 400 ईयर 500 ईयर हम नॉर्मली जीवित रह सकते हैं, बट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम एट एज ऑफ 30, 35, 40। वाई?
because we don't know the technique. By that we can expand the power of our body. अभी आगे मैं बताऊंगा कुंडलिनी योग एंड तंत्र योगा, where we can say we can do anything with our body without taking the oxygen for a longer time. We can remain alive. How? We have to expand the power of this body. So tantra is a set of practice. By that we can expand the power of this body. First. Second, tantra also is a collection of set of practice. By that we can protect our body. तो शरीर की शक्तियों का विकास करना और शरीर की रक्षा करना, अगर ये दो चीज हो जाए तो हम मानव नहीं होंगे. श्री अरविंदो ने जिसको कहा है महामानव की तरफ जा सकते हैं, हायर पॉसिबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग. बट हम बॉडी के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं है, बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में अवेयर नहीं है, इसलिए हम शरीर को बहुत सीमित मानते हैं. और जब शरीर सीमित है तो साथ साथ हमने मन को भी सीमित बना दिया. तो तंत्र की एक तो ये डेफिनेशन है. दूसरी डेफिनेशन जो हमें तंत्र की मिलती है, तनोति विपुलान अर्थान तंत्र मंत्र समन्विताम त्राणम च कुरुते यस्मात् तंत्र इत्यभिधीयते. Why I am going to quote these two definitions? Because first definition is the individually talk the expandation or you can say the protection of the body. Second, talk about the tantra cannot be individually practiced. तंत्र को हम स्वतंत्र रूप से अभ्यास नहीं कर सकते. तंत्र मंत्र समन्विताम, कि तंत्र कैन बी प्रैक्टिस विद यंत्र एंड मंत्र. तो तंत्र का एक सामान्य मैंने आपको अर्थ बताया था, तंत्र मीन्स टेक्निक, कि जो स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकल मीनिंग इज द कि जो कुछ भी हम अपने शरीर की शक्तियों को विकास करने के लिए और अपने शरीर की रक्षा करने के लिए जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं, दैट कॉल्ड द तंत्र. बहुत जनरल टर्म में आपको लिखना हो तो a set of practices which are used to purify the human body, that called the tantra. तन की शुद्धि के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसको हम कहते हैं तंत्र. अब तंत्र के बाद थोड़ा सा मंत्र पे आता हूं, फिर वापस तंत्र और योग पे चलो. मंत्र से तात्पर्य है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड. मननात् त्रायते इति मंत्रः, मंत्र कि मन की शुद्धि के लिए हम जो कुछ भी करते हैं. तो आप जैसे मंत्र योग एक योग है, आगे बताऊंगा, थोड़ा सा डिफरेंट है. हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जैसे कोई भी वैदिक मंत्र, जैसे बहुत फेमस है, आप सब में भी अवेयर होंगे, गायत्री मंत्र. अब उसमें क्या किया गया है, पॉजिटिव टाइप का कन्वर्सेशन, एक पॉजिटिव सेंटेंस है. जब हम पॉजिटिव थॉट लेके आते हैं, हाउ वी कैन प्यूरिफाई अवर माइंड? बाय द पॉजिटिव थॉट्स, बाय द पॉजिटिव belief pattern, by the positive behavior. So mantras are just a kind of positive sentences and which should be regularly and continuously should be chanted. अभी आप कोई भी एक अच्छा सेंटेंस अगर आप 108 टाइम आप उसको रिपीट कर लें, एनी सेंटेंस, that will create a great effect on your mind, not only on your conscious level of the mind, the subconscious and unconscious level of mind. And if you are continuously chanting any ordinary sentences also 1000 टाइम और लाख टाइम, हमारे ऐसा बोलते हैं कि कोई भी मंत्र को सिद्ध करने के लिए, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अलग अलग जितने मंत्र में लेटर्स होते हैं उतने 1000 टाइम या उतने लाख टाइम हमें उसको चैंट करना होता है. जब सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, गायत्री मंत्र है 24 लेटर्स. सो अगर उस मंत्र को हमें सिद्ध करना है, उसका इफेक्ट अपने माइंड और बॉडी पे लेके आना है, then we have to repeat that particular mantra 24 lakh time. 24 लाख बार जब हम गायत्री मंत्र का जप कर लेते हैं, कहते हैं पुरुषचरण होता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है, इफेक्टिव होता है. हम कहते हैं कि असत से सत की ओर हमारी बुद्धि चली जाए, जो हम पूरे गायत्री मंत्र का अर्थ करते हैं. तो कब होता है? मंत्र करें फिर भी हमारी बुद्धि, हमारे अंदर नेगेटिव थॉट ये सब आ रहे हैं. क्यों? क्योंकि अभी वो मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है, और मंत्र को सिद्ध करने की एक प्रक्रिया है. अब यहाँ पे आपको एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझनी होगी. फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग इज तंत्र मंत्र यंत्र, दीज आर नॉट इंडिविजुअल, दीज आर द कलेक्टिव प्रैक्टिसेस. सो इफ वी हैव अ गुड कमांड ऑन तंत्र मंत्र यंत्र एंड दीज 3 कलेक्टिव प्रैक्टिसेस कॉल्ड द योगा प्रैक्टिसेस. योग में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम इन्हीं 3 पे कार्य कर रहे हैं. शरीर पे कार्य कर रहे हैं, मन पे कार्य कर रहे हैं, और मन से भी ज्यादा में स्थान पे कार्य कर रहे हैं. अब कैसे मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँ. मंत्र इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, Vedic mantra and the Lokik mantra. Further, Lokik mantra also is divided in 2 parts, Bij mantra and Shlok mantra.
मंत्र दो हैं। वैदिक मंत्र में वेद का कोई भी सेंटेंस, दैट कॉल्ड द मंत्र, वैदिक मंत्र। दूसरा लौकिक मंत्र, कोई भी सेंटेंस जो भी हमने बोला वो सब मंत्र है, लेकिन उस वो आत्म कल्याण और लोक कल्याण के होना चाहिए। एनी सेंटेंस विच इज बेनिफिशियल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन फॉर दिस यूनिवर्स, दैट कॉल्ड द मंत्र। सिंपल डेफिनेशन ऑफ मंत्र है। फर्दर द मंत्र इज यूज इन अ पर्टिकुलर वे, और तंत्र में जो मंत्र का प्रयोग होता है दैट कॉल्ड द बीज मंत्र। अब हमारे अंदर इतना धैर्य नहीं कि हम कोई भी, सपोज गायत्री मंत्र को एक बार या आप कहें 100 टाइम आपको चैंट करने के लिए, properly if you are going to chant, it take around 20 to 25 minutes. Suppose जैसे मैं महामृत्युंजय मंत्र का आपको एग्जांपल देता हूँ। ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र इज अ वैदिक मंत्र, बट वी आर चैंटिंग इन अ नॉर्मल में। अभी हम इस मंत्र को गाते हैं, त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, बट दिस इज नॉट, इस तरह से इसका इफेक्ट नहीं आएगा। मैं आपको अभी इस मंत्र को प्रॉपर्ली कैसे करते हैं मैं आपको सुनाऊंगा, और अगर आप वैसे ही करें, मैं अपने बॉडी के एक एक पार्ट पे हाथ रखता हूँ, उसके वाइब्रेशन को मैं फील कर सकता हूँ, मेरी ब्रीथ पैटर्न को आप देखिएगा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। This is the Vedic chanting. If you want to siddha this mantra, then in this way you have to repeat जितने इसमें लेटर हो। सपोज अगर इसमें हमारे 24 या 26 जितने 26 लाख टाइम तक जब आप इसको ऐसे चेंट करेंगे तो 100% ये मंत्र जो कहता है उसका इफेक्ट आपके बॉडी पर होगा, आपके माइंड पे होगा, आपके सराउंडिंग्स पे होगा। बट इसके अपोजिट किसी के पास इतना टाइम नहीं कि इस मंत्र को इतने लंबे समय तक कर रहे, इसलिए एक मध्यम मार्ग निकाला गया और उसको हम कहते हैं बीजाक्षर। तो अभी सिर्फ हम कोई भी एक मंत्र ले ले और सारे बीज मंत्रों का द सेंस ऑफ ऑल बीज मंत्र इज ओम। ओम कोई आपसे कहे कि सिंपली 108 टाइम एवरी डे इन द मॉर्निंग यू हैव टू चैंट दिस ओमकार, very easily you can chant, because it take only 15 to 20 minutes, depends on your length of your breath. So within 10 to 20 minutes you can chant 108 times, and you can immediately feel the effect of the omkara chanting on your body and mind, how much positivity you can experience at that time when you are chanting and the whole day. So जो अभी मैं कह रहा हूं तंत्र मंत्र यंत्र, तो यहाँ पे मंत्र इज नॉट रिलेटेड विद द वैदिक मंत्र, मंत्र इज रिलेटेड टू बीज मंत्र। तो कोई भी फर्दर आई विल आल्सो डिस्कस द चक्रास एंड मंत्रास। तो एक एक मंत्र, छोटे छोटे मंत्र और उसकी चैंटिंग, जैसे हम, आप कोई नहीं तो आप सिर्फ इतना ही हम को बोल के देखिए, अभी आप प्रैक्टिकल करके देखिए, आप अपने हार्ट पे, अपने थॉट पे, अब आदमी के पास दो ही हाथ है, आप अपने यहाँ पर भी देखिए, पूरे के पूरे वाइब्रेशन क्रिएट होगा। आपको पूरी शक्ति के साथ हा बोलना, और माँ के समय आपका माउथ पूरा क्लोज होगा और आपके पूरे नोस में वाइब्रेशन होगा हम, और जितनी देर तक साउंड आप प्रोड्यूस कर सकते हैं आप प्रैक्टिकल करके देखिए, एक वाइब्रेशन होगा। वो वाइब्रेशन आपके बॉडी पे भी और माइंड पे भी इफेक्ट लेके आएगा। तो इसी तरह से हमने सारे, तो ये समझना होगा कि मंत्र का मतलब यहाँ पे बीज मंत्र। तो मंत्र योग की साधना मतलब बीज मंत्रों का साधन। बीज मतलब एकाक्षरी, द्वयाक्षरी, बस 1 2 3 अक्षर से ज्यादा नहीं होते हैं ये मंत्र, छोटे छोटे मंत्र होते हैं और इनकी सिद्धि। अब एकाक्षरी है तो 1 लाख टाइम, 1000 टाइम आपको इसको चैंट करना, रिपीट करना, इसको सिद्ध करना बहुत ईजी है। तो हमने पहले यंत्र के बारे में समझा, मंत्र के बारे में समझा, फिर हमने तंत्र के बारे में समझा, और तंत्र की मैंने आपको 2 डेफिनेशन। अब हम इसको फर्दर लेके चलते हैं, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ तंत्र एंड योग। तो योग के हमें आज ट्रेडिशनली 2 एस्पेक्ट मिलते हैं। फर्स्ट वी कैन कॉल द पातंजलि योगा और राज योगा, सेकेंड कॉल द हठ योगा और कुंडलनी योगा और तंत्र योगा। ये 2 फर्दर डिवीजन। तो जो पातंजलि योग और राज योग है दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ फिलॉसफी, और फिर हमने हठ योग को योगा एजुकेशन के अंदर ला दिया, जबकि ये नहीं है, दोनों में दोनों चीजें कि राज योग या पातंजलि योग जो परंपरा है दैट इज द वैदिक योग, वेद में जो योगों की बात है,
in the Ashtanga Yoga or in a Kriya Yoga or in the Patanjali Yoga, the asanas are not very important, the pranayamas are not very important, the Suddhi Shatkarmas are not very important. What is the important? Important is the meditation, Antarang Yoga, Dharana, Dhyan and Samadhi. That was very much focused because initially the mind was the everything. तो उनको लगता था कि हम माइंड के साथ वर्क कर सकते हैं. ये अष्टांग योग, पातंजलि योग, वैदिक योग में था. लेकिन जो फर्दर डिवीजन हुआ ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द तंत्र, फर्दर जो डिवीजन हुआ, दैट डिवीजन कॉल्ड द हठ योग, तंत्र योग, कुंडलिनी योग. दिस थ्री आर द सिनोनिम. इसमें क्या हुआ कि इसमें कहा कि धारणा, ध्यान, समाधि तो आप तब करोगे ना जब आपकी बॉडी सही होगी. तो बॉडी को फोकस किया गया इसमें, बहुत ज्यादा बॉडी पे, मतलब शरीर केंद्रित अभ्यास बनाए गए. दैट इज द, वो तंत्र के कारण आया. इसलिए आप देखिए कि दोनों जगह हम पतंजलि को भी शिव का अवतार, इनकारनेशन ऑफ शिवा मानते हैं, और जो हठ योग के आदि प्रवक्ता हैं जिसको हम आदिनाथ या भगवान शंकर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हम कहते हैं, तो उस परंपरा में क्या हुआ, आदिनाथ, मत्स्यनाथ इत्यादि जो है, उसमें शिव को इंपॉर्टेंस दिया गया. अब हठ योग तंत्र योग से कैसे रिलेटेड है, क्योंकि तंत्र का जो योगिक पार्ट है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, जो अपने बॉडी की पावर को एक्सपेंड करने के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो यूज किया गया, दैट इज द षटकर्म, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, और इसी को फिर कुंडलिनी योग भी कहा गया. इसी के साथ साथ फिर इसका फर्दर बॉडी को हमने सिर्फ स्थूल शरीर तक नहीं रखा, हमने इसको नाड़ियों में, और उसके साथ साथ हमने इसको चक्रों में डिवाइड कर लिया. 72,000 नाड़ी, 72,000 ऑफ चैनल्स ऑफ द एनर्जी, और उसके हमने कुछ, हर चैनल के हमने कुछ पॉइंट्स बता दिया. दीज आर द मेन पॉइंट्स, मूला, फ्रॉम मूलाधार टू टिल सहस्त्रार. तो जो तंत्र के प्रभाव से योग का जो कॉन्सेप्ट आया, द फॉर्म डेवलप, दैट कॉल्ड द हठ योगा. एंड हठ योगा इज मोर फोकस कि आपके अपने बॉडी के अंदर जो इनबिल्ट एनर्जी है, इनबिल्ट पावर है, उस पावर को आप एक्सपेंड करिए, उसको एक्सप्लोर करिए और बॉडी को प्रोटेक्ट करिए. मतलब कोई भी जो सीजनल इफेक्ट्स हैं, उन सारे इफेक्ट से आपके बॉडी पे कोई भी फर्क ना पड़े. तो हठ योग पूरा का पूरा ये तंत्र परंपरा से आया. तो इसलिए तंत्र का जो कहते हैं कि शिव शक्ति संवाद है ना, कन्वर्सेशन, डिस्कशन बिटवीन शिव शक्ति, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ वैदिक विजडम, दैट कॉल्ड द तंत्र. और उसी शिव से फिर आकर के आगे आपका क्या कहते हैं, ये पूरा पूरा हठ योग है. अब आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट करेंगे. आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति, someone is going to practice the asana, and if he is perfect in the asana, then that asana is very comfortable pose for that person, either it is male or female, hardly matter, for a longer duration. जैसे एक बहुत लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आसन है पाद पश्चिमोत्तासन. अब किसी व्यक्ति ने उसको अभ्यास कर लिया तो लंबे समय तक रह सकता है, दूसरे व्यक्ति के लिए वो बहुत ज्यादा टफ हो जाता है. अब एक हमारे यहाँ आता है कि भगवान शंकर हैं, उनको नटराज कहा गया है ना, किंग ऑफ डांस है ना, पूरे पूरे जो नृत्य हैं उनके वो राजा है. अब इट इज बिलीव दैट कि जिसकी भी कुंडली या जिसकी भी बॉडी की सारी पावर एक्टिव है, वो जब आसन का अभ्यास करेगा तो उसमें मूवमेंट बहुत तेज होगा. और जब एक बहुत मूवमेंट के साथ, स्पीड के साथ आसनों का अभ्यास किया जाता है, दैट इटसेल्फ बिकम द डांस. And before this yoga day, I was invited in All India Radio to talk Shiva and yoga. तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया कि शिवा इज द फाउंडर और द ओरिजिनल सोर्स ऑफ योगा, एंड ही इज आल्सो द ओरिजिनल सोर्स ऑफ डांस, एंड हाउ इट इज रिलेटेड. तो तब भी मैंने ये बात कही, आई आल्सो सबमिटेड दैट Shiva's dance is not a dance, is just a set of practices with a awakening energy. जब आपका शक्ति का उदय, जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति सूर्य नमस्कार कर रहा हो, बहुत फास्ट कर रहा हो, आप दूर से देखिए तो लगेगा वो तो डांस कर रहा, आगे जा रहा, पीछे जा रहा, सारे मूवमेंट कर. तो शिव जब योग का अभ्यास करते हैं तो योग नहीं, वो नृत्य हो जाता है. और नृत्य के पीछे दो, एक तो गति है, मति है, और उसके साथ साथ आनंद है. डांस में हम खो जाते हैं ना, तो वो साथ में. और कहते हैं कि जब शिव के साथ शक्ति अपने प्रकट रूप में आ जाती, हम सब शिव हैं. तंत्र परंपरा और कश्मीर शैविज्म बिलीव दैट एवरीबॉडी इज, एवरी प्रोडक्शन, whatever is visible in this visible or invisible in this physical world, spiritual world, everything is just the outcome of the Shiva.
शिवा मैनिफेस्टेटेड हिमसेल्फ इन अ मैनी वे। तो उसमें दूसरा कहते हैं कि जब शिव एंड शक्ति ये दोनों चीजें एक साथ प्रकट होती हैं तो दैट फॉर्म कॉल्ड द अर्धनारीश्वर। जब शरीर और शरीर की जो शक्ति पूर्णता विकसित हो जाती है तो उसको हम अर्धनारीश्वर का रूप कहते हैं। तो शरीर भी रहता है लेकिन उसकी ऊर्जा, लालिमा, तेज, आभा, प्रकाश ये भी दिखाई देता है। तो जो तंत्र है, तंत्र का ही फर्दर डिवीजन हठ योग है, और हठ योग में 4 चीजें, आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, इस पे फोकस किया गया। और इसका पर्पस क्या था आप देखिए, आचार्य पतंजलि ने जो आसनों की बात की, ही सेड दैट स्थिरम सुखम आसनम, एनी पोस्चर ऑफ बॉडी which is comfortable, which posture create the comfort in the mind and stability in the body, that called the asana। कोई भी शरीर की अवस्था विषय जो मन को सुख दे और शरीर को स्थिरता दे उसे हम आसन कहते हैं। स्थिर शरीर के साथ, सुख मन के साथ, और जब आपका शरीर और मन में इस तरह से आए, कंफर्ट इन माइंड, स्टेबिलिटी इन द बॉडी, दैट कॉल्ड आसन। व्यास ने भी कुछ कुछ गिना है, लेकिन व्यास तो बहुत बात के हैं, व्यास ने भी 7-8 आसनों के नाम गिनाए। लेकिन जो योगा ट्रेडिशन में, जो हठ योग ट्रेडिशन में, जैसे मयूर आसन, वृश्चिक आसन, जितने भी एडवांस प्रैक्टिसेस ऑफ आसना आर नॉट डिस्कस्ड इन द वैदिक योगा। व्हाई? बिकॉज वैदिक योगा वाज वेरी मच फोकस्ड, that was the mind centric practices of yoga, and further the hatha yoga is primarily the body centric practice, बिकॉज कि बॉडी के अंदर की जब तक ऊर्जा को हम जागृत नहीं करेंगे, जब तक बॉडी की पावर को हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, अपने बॉडी को हम प्रोटेक्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम हायर प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। राज योगा है, हठ योग विद्या, इस तरह के स्वामी स्वात्माराम कोट करते हैं अपने उसमें हठ योग प्रदीप। तो राजयोग में अभी आपको मेडिटेशन बैठना, अभी हमारे लिए नाउ इट इज मेडिटेशन इज अ फैशन, 10 मिनट्स 20 मिनट्स माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ठीक है, तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी। अगर आप योग के उसको स्वरूप में देखें तो समाधि की अवस्था, और समाधि 1-2 दिन की नहीं होती, लंबे समय के लिए होती। और हमने एक कथा सुनी होगा बहुत फेमस, वाल्मीकि की। वाल्मीकि क्या थे? एक समाधिस्थ व्यक्ति। वाल्मीकि मतलब आई डोंट नो व्हाट कॉल इन द एग्जैक्टली इन द इंग्लिश, लेकिन एक कहते हैं कि पूरी की पूरी जो मिट्टी की परत की पूरी कोई किसी के आउटर लेयर ऑफ सॉइल करके जो एक रेड तरह का एक पोस्चर बन जाता है, दैट कॉल्ड द वाल्मीकि। तो समाधि लॉन्गर टाइम तक चलने वाली चीज है, और जब लॉन्गर टाइम तक कोई भी प्रैक्टिस चलेगी तो उसके लिए आपके बॉडी में कोई भी हार्म ना हो, तो आपको लर्न करना पड़ेगा उस आर्ट से, जिससे हम बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस तरह से अब प्रोटेक्शन और एक्सपेंशन दोनों एक साथ चलेगा। अब देखिए आसनों के द्वारा क्या किया जाता है, बॉडी के अलग अलग पार्ट पे अलग अलग पार्टिकुलर तरह का प्रेशर जनरेट किया जाता है। इन द आसना, हठ योग आसना, what exactly we are doing? We are trying to create a pressure on a particular organ of human body, because it is believed that in the सूक्ष्म शरीर, जो subtler body है, there are the so many points of energy, और जब उन points पे pressure जाएगा तो वहां से energy expand होगी, उसका movement पूरे body पे होगा। तो जितने भी आसन हैं आप देखिए उस सब का पर्पस क्या है, अपने बॉडी को स्ट्रांग तो करना है, फ्लेक्सिबल करना ही करना है, लेकिन उसके साथ जैसे आप मयूरासन का अभ्यास देखें, nowadays we are talking that there are more therapeutical aspects of मयूरासन, it may be, I agree always, but when we are understanding the tantra from the point of view yoga or yoga in tantra, उस समय हमें देखना पड़ेगा कि उसका सिर्फ ये नहीं कि, because I always love to quote that yoga is not as an आतुरस्य विकार प्रशमनम, जो व्यक्ति बीमार है उसको ठीक करने के लिए नेवर, फॉर दैट देयर इज आयुर्वेदा। टुमारो लेक्चर आई विल डिस्कस द योगा एंड आयुर्वेदा। तो आतुरस्य विकार प्रशमनम, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, दीज टू आर द डोमेन ऑफ द आयुर्वेदा। So what is the yoga? Swasthasya samadhi labha. If a person is healthy, then he or she should explore the higher spiritual possibilities of human life. And for that, further the Ayurveda is incorporated in yoga. Tomorrow I will discuss in detail. So जो हठ योग है तो क्या, सबसे पहले शरीर की शक्तियों को जागृत करना, उस शक्तियों के साथ वो वर्क कर रहा है, नस नाड़ियों, इससे फिजिकल बॉडी में, और इससे आगे जो इनर लेयर ऑफ दिस बॉडी इज द सब्स्टल बॉडी, वहां पर जाकर जो नाड़ियों और चक्रों से बॉडी बनी। एक बॉडी तो ये है, इसमें नाड़ी चक्र कहीं पर भी नहीं है,
इसके अंदर सूक्ष्म शरीर में वो सारी की सारी चीजें, फिर वो पंचकोश और इस तरह का कॉन्सेप्ट एक फर्दर लंबा कॉन्सेप्ट चलता रहेगा। तो फर्स्ट इज द आसना, सेकंड इज द प्राणायाम। प्राणायाम में क्या है कि हमारा एनर्जी का जो ऑक्सीजन का फ्लो है बॉडी में प्रॉपर, और प्राणायाम इज नॉट इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्राणायाम इन तंत्र, दैट इज द कुंभक। और कुंभक क्या है, एक तरह के जब हम प्राण को या तो होल्ड करके इनहेल करके या एक्सेल करके, द हायर प्रैक्टिस ऑफ कुंभका इज बाह्य कुंभक। एक्सेल करके जब हम प्राण को अपने नियंत्रित करते हैं, तो प्राणायाम का भी पर्पस इस बॉडी के एनर्जी को एक्टिवेट करना है, पहले प्यूरिफाई करना है और उसको एक्टिवेट करना है कि हम एटलीस्ट आज के टाइम में हम प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करें, वो सिर्फ प्राणायाम में होता है। और इसको मैंने कई जगह साइंटिफिकली भी कोट किया है कि व्हेन वी आर इनहेलिंग थ्रू बोथ नोस्ट्रिल एंड एक्सहेलिंग थ्रू बोथ नोस्ट्रिल, इट इज नॉट एज डीपर एज व्हेन वी आर अल्टरनेटिवली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। जब आप दोनों नाक से श्वास ले रहे हैं एक्सेल और इसी तरह से एक्सेल कर, उतने डीपर नहीं जितना जब आप एक को बंद करके ले रहे हैं तो बहुत डीपर जाता है। तो जो प्राणायाम की जो अलग अलग चाहे अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है शरीर को शुद्ध करने के लिए, नाड़ी शोधन इत्यादि, और उसके बाद जब बॉडी हमारी प्रिपेयर हो गई तब हम अष्ट कुंभक के अभ्यास में जाते हैं। और कुंभक का क्यों, क्योंकि शरीर की ऊर्जा को जागृत करना। तो आज भी बहुत प्रैक्टिकल है, हालांकि ये बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन आज भी रामदेव जी को ठंड नहीं लगती। देखो इज अ परफेक्ट योगी, उन्होंने अपने बॉडी को एक्सपेंड कर लिया और प्रोटेक्ट कर लिया, आउटर सीजनल इफेक्ट से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया। अब प्राणायाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बंधन मुद्रा। वाई, बिकॉज बंधन मुद्रा, जब भी हम बात करते हैं तीन बंध की या मुद्राओं की, इन सब का पर्पस क्या है, क्योंकि ये बिलीव किया जाता है कि जितना भी एनर्जी का सेंटर ह्यूमन बॉडी में, दैट इज द आपके नाभि और आपके कह सकते हैं कि कंठ के बीचों बीच है। तो तीनों तरह के बंध मूलाधार से जुड़ा, इसमें आपको अपनी एनर्जी को एक्युमुलेट करके उसको अपवर्ड करने की पूरी पूरी टेक्निकल प्रोसेस है। You all are the yogis, you know very well what are the practical way. So bandha and mudra, and at last it is the nada anusandhan. So in a tantra and a yoga and tantra when I discuss, so very first we have to know that what is the essence of the Indian knowledge system, where the tantra has its place, and how it is related to yoga. So yoga is not related very much to the Vedic, tantra is not related very much to the Vedic yoga. Tantra is related with the we can say the medieval period जो योग का है, जिसको हम हठ योग कहते हैं। अब एक बेसिक डिफरेंस और मैं कोट करूंगा अभी 10 मिनट के लेक्चर में, और उसके बाद फिर हम कुछ डिस्कशन करेंगे। द पतंजलि से जो योग है, पतंजलि का योग वो निवृत्ति है। वो कहता है द पतंजलि योगा, और द डेफिनेशन ऑफ योगा गिवन बाय पतंजलि से योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। बहुत सिंपल अगर हम इसको कहें तो कंट्रोलिंग द माइंड कॉल योगा। वी कैन ऑल्सो एक्सप्लेन के मैनेजमेंट माइंड एक्सेट्रा, बट द कंट्रोलिंग निरोधा, कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कंट्रोलिंग द माइंड कॉल द योगा, योग चित्त वृत्ति निरोधा। बट इन अ तंत्र परंपरा व्हेन दे आर गोइंग टू डिफाइन the yoga, they say yatra yatra manastushtihi manastatraiva dhare tatra tatra paranandam swarupam sampravartate. Patanjali say control your mind, tantra say let your mind be free. Wherever the mind wants to go, just allow it. Whatever your mind wants to do, just allow it. And first one called Nivritti Marg, the second called the Pravritti Marg. Nivritti means restriction, Pravritti means freedom. Tantra believe in the freedom. अभी इसको बहुत नॉर्मल एक तरह से कह सकते हैं, एग्जाम्पल से समझे तो कुछ ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति जलेबी खाने का शौकीन है, या सपोज किसी का जलेबी खाने का मन किया, पतंजलि से कंट्रोल योर माइंड, बट तंत्र से जस्ट गो एंड एंजॉय। और दोनों का जो अल्टीमेट पर्पस है, व्हेन वी कंक्लूड आइदर पतंजलि योगा और तंत्र योगा, दोनों जगह निवृत्ति होती है। एक में होती है इच्छा आने पर ही विचार को ही नियंत्रित कर लेना, दूसरे पे इच्छा पूर्ति के बाद नियंत्रण के। इसलिए जो तंत्र है वो भोग से उपरमित होकर के फिर व्यक्ति को समाधि की ओर ले जाता।
पतंजलि की भी एक लंबी परंपरा, लेकिन वहां पे कहा गया मन पर नियंत्रण, मन पे सबसे ज्यादा हमारा सबसे पहले कंट्रोल हमें करना होगा। तो बेसिक डिफरेंस, लेकिन आचार्य पतंजलि ऑल्सो कोटेड बट इनडायरेक्टली, नो वन इज गोइंग टू पॉइंट आउट दैट ही ऑल्सो सेड कि जस्ट लेट योर माइंड बी फ्री, यथा भीमत ध्यानाद वा। What the in a tantra is available, if we are in very deeper, we are going to understand the Patanjali Yoga Sutra. So first he said control your mind through abhyas and vairagya, then he start giving the alternative methods, either Ishwar Pranidhana, either the Prachar Pradharana Abhyam, etc., etc. At last, when he is going to conclude the techniques to control the mind, at last he say yatha bhimad dhyanadva, at any way which is easier for you, just adopt that method, that mean to control your mind. So yatha bhimat dhyana, you are free to choose your way, because each and every rules are not applicable to all. Everybody has a different place, different mindset, different body set, everything is different. तो उन्होंने कहा वही तंत्र में भी आता है। तो ये हमें समझना होगा कि तंत्र इज अ प्रवृत्ति मार्ग है, वो हमें फ्रीडम देता है, और जो पतंजलि का जो वैदिक योग वो हमें निवृत्ति मार्ग है। इट्स लाइक अ कर्म योगा एंड ज्ञान योगा। कर्म योगा कहता है डू समथिंग, आप कुछ करें। ज्ञान योगा को अगर हम बहुत लास्ट में जाकर के इफ वी आर गोइंग टू कंक्लूड, देन इट कॉल्ड द संन्यास, वी अवे फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अटैचमेंट। सो इस तरह से इन दोनों में हम संबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं। दूसरा, इस तंत्र और इन सारे की इस टॉपिक में मुझे बात यही कहना है कि अगर हमें तंत्र को बहुत अच्छे से समझना है, सो देयर इज अ वेरी फेमस बुक तंत्र सार, अभिनव गुप्त की बुक है, एंड तंत्रालोक is also one of very famous book. So first we have to understand आगमा, तंत्र, set of practices. आज जो कुछ भी हमारे चल रहा है घर में, everything is a part of तंत्र ट्रेडिशन। चाहे वो पूजा करना हो, तो जैसे जब हम आगम में जाते हैं तो आगम, चार आगम का जो मेजर कंटेंट है वो है ज्ञान, योग, चर्या एंड क्रिया। तो ज्ञान मीन्स नॉलेज, थ्योरीज। अब योग मीन्स माइंड कंट्रोल की जो उसमें प्रैक्टिसेस हैं। चर्या मीन्स डे, एवरी डे के जो हम अपने रिचुअल्स करते हैं। और क्रिया मीन्स हमें एक जो कह सकते हैं लंबे समय तक कोई भी कार्य करते हैं। तो इस तरह से इसमें डिवीजन किया गया। और इसी तरह से जब हम बाराही तंत्र के अकॉर्डिंग जाते हैं, हाँ, द नेम ऑफ बुक इज अ तंत्रालोक एंड तंत्र सार, तंत्रालोक एंड तंत्र सार। एंड वन ऑफ वेरी ऑथेंटिक योगा प्रैक्टिस की जो बुक है, जिसमें मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स दी गई हैं, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र इज ऑल्सो तंत्र बुक, काश्मीरी शैव संप्रदाय, वेयर इज अ शिव शक्ति संवाद, methods of meditation, 112 types of meditation techniques are discussed. Vigyan Bhairav Tantra. There are more than 100 traditional text of Tantra. So if really we want to be a very authentic yoga practitioner, yoga teacher, then we have to read the original, either Tantra Lok or Tantra Lok is a very great book, and the essence, the summary of Tantra Lok is given in a Tantra Sara. And the practical aspect is a very much of a yogic point of view is given in a Vijnana Bhairava Tantra, Varahi Tantra. These are the books name where the practice of yoga. In the Tantra, they are especially very much concerned about the meditation. कि जब आप ध्यान करते हो, उस ध्यान की प्रक्रियाएं कैसी होनी चाहिए, और उसके बहुत सारे वर्जन जो आज हमारे मिसकॉन्सेप्शंस, गलत भ्रांतियां आ रही है, वो भी उन बुक से आई, लेकिन उनके एक पार्शियल, एक पार्ट को हमने उठाया। इफ समथिंग वी लाइक, कि सपोज हम कहीं पे खाना खाने गए बफेट में, हमने कोई भी डिश उठाई, उसी को हम खाए जा रहे, बिकॉज दैट इज आवर फेवरेट डिश। वो हमारी एक तरह से फेवरेट डिश हो सकती है, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग, है ना। खाने का एक पूरा बैलेंस है। आपको अगर मीठा अच्छा है तो आप मीठा खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके पास फ्रीडम। अगर आप चटपटा खाना चाहते हो तो आप चटपटा ही खा रहे हैं। बट नहीं, विज्ञान भैरव तंत्र में अगर आप 112 प्रकार की जो ध्यान की विधियां बताई हैं, उसमें से एक सारी विधियों को अध्ययन करना चाहिए। हाँ, उसमें फिर बाद में लोगों ने एक मैनिपुलेशन लाया और उसमें एक डिफरेंट तरह की नई इंटरप्रिटेशन लाने लगे, और फिर इसका कह सकते हैं कि इसका मिसयूज हुआ तंत्र का पूरा। बट तंत्र इज बेसिकली जस्ट टू एक्सपेंड द पावर ऑफ द बॉडी, जस्ट प्रोटेक्ट द बॉडी, सिंपली दीज आर द टू पर्पस ऑफ द तंत्र। एंड तंत्र इंडिविजुअली कैन नॉट बी प्रैक्टिस, बट लेटर सब, अब आजकल जैसे श्री यंत्र आता है,
श्री यंत्र क्या है, यंत्र के बारे में, श्री यंत्र उस कागज पे बनाने से कुछ नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर आपको खड़ा करना पड़ेगा, और उसमें जो एनर्जी का फ्लो होगा, उसमें जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट हैज अ वेरी डिफिकल्ट। तो हमें क्या, मुझे बुक में, किसी बुक में अगर मुझे श्री यंत्र बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, उसके लाइन शेप्स बनाऊंगा। अभी किसी बिल्डिंग की इमेज बनाना हो तो मैं तो फोटो बनाऊंगा ना। अगर उस फोटो को हम घर में लगाना चालू कर देंगे, देन इट विल नॉट क्रिएट इफेक्ट। बाद में लोग कहेंगे ये नहीं, वो बिल्डिंग का नक्शा है, वो पूरे के पूरे टेम्पल का एक तरह का नक्शा है, हाउ टू क्रिएट द टेम्पल। बट बाद में क्या है कि चलो कुछ नहीं कर सकते, तो हम कम से कम इतनी कर लें कि उसी पिक्चर को बना के लगा लें। जैसे बहुत अच्छे कवि हैं कुमार विश्वास, वो कहते हैं कि महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पे हम नहीं चल सके, इसलिए हमने महात्मा गांधी मार्ग बना दिया। तो कुछ उसी तरह का है कि हम उस रिचुअल्स, कुछ प्रैक्टिसेस को, उस तरह के कंस्ट्रक्शन हम नहीं कर पाए, तो हमने उसकी फोटो लगाना चालू कर। बट द यंत्रास केवल वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर को लेकर के। हाँ, वो इमेज, जैसे हम किसी इंजीनियर के पास जाएं तो हमें वैसे बिल्डिंग का, जैसे बिल्डिंग आजकल दिखती है 3D बिल्डिंग, वो नहीं होती। वो सिंपल लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल खींच के दे देगा और कहेगा ये देखिए बिल्डिंग का नक्शा। आप कहेंगे कि अच्छा घर में सुख शांति के लिए हमने वो बिल्डिंग का नक्शा लगा लिया, दैट इज नॉट, हमें वो बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। दैट एग्जैक्टली द तंत्र। So at last, I'm going to conclude that I discuss what is the Veda and what is the Vedatar Sahitya. Vedatar means explanation of Veda. There are two terms. Nigam is used for the Veda. Agam is the explanation of Veda. Further, Agam is divided in three parts: Shaiva Agam, Vaishnava Agam, and Shakta Agam. And these three Agama, especially Shaiva and Shakta Agam, is a further give the three different kind of techniques: yantra, mantra, tantra. And further, tantra is developed in a practice of yoga, which is known as the Kundalini yoga, as the Hatha yoga. And in Hatha yoga, the major focus is the asana, pranayama, bandha mudra, the practices which can be used, which are used to expand the energy of the body, this body, and protect this body. And if we are able to protect or expand the energy of this body, then we are able now ready for the mantra. Mantra means a kind of meditation. तो अभी भी आप देखिए, आसन का पूरा जो प्रैक्टिस, उसका एसेंस क्या है कि हम बॉडी को फ्लेक्सिबल कर लें, लंबे समय तक बैठ सके ना, बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी आ जाए, है ना, लिगामेंट और जितने तरह के उसका स्ट्रक्चरल जो भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो जाए। फिर हम प्राणायाम करते हैं जिससे हमारी ब्रीथ डीपर ब्रीथ हो जाए, और जब आपकी बॉडी का पोस्चर करेक्ट होता है, आपकी ब्रीथ डीपर लेवल पे जाती, then third thing is that the automatically happen, that is the meditation. Meditation is not a guided meditation, that is a kind of a dharana, or the meditation is automatically when you are silent, there is a inner silence, inner peace, that called the meditation. So in this way we can understand the tantra, yoga in tantra. And you can explore, because in the refresher course we always share some ideas, and further you can explore the these four books: Vigyan, Bhairav Tantra, Varahi Tantra, Tantra Lok, or Tantra Sar, to know the detail or deeper knowledge of Tantra. So whatever was possible from my side to conclude within a given frame, given time, so I tried. And if anybody has question, they can ask. I think further 10-15 minutes are for discussion, and then I will conclude my lecture.